डॉक्टर नोज बेटर, उसने डिग्री लेके वो ऐसे ही नहीं बैठा है, उसको पता है, पेडिट्रिशियन को पता है कि बच्चे के लिए क्या सेफ है। लेकिन आपको कहीं लगता है कि यार ये चीज़ मैं अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकती बिकॉज डॉक्टर मना कर रहे हैं, और आप बड़े बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं जो हमारे माँ बाप ने के ज़माने में होती थी। एक तरफ आप बहुत खुश हो, एक तरफ आप मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो। हर एक डिलीवरी डिफरेंट होती है, हर एक इंसान की चॉइसेस अलग होती हैं, माइंडसेट अलग होता है। आफ्टर माई सी सेक्शन लोग बहुत बड़ा इशू बना देते हैं सी सेक्शन को। आप नए नए जस्ट मदर बने हो, पेरेंट्स बने हो, आपको पता ही नहीं है कैसे डील करना है। आप एक ड्रीम देखते हो कि मुझे ये मिल जाए, काश मुझे मिल जाए, और जब आपको मिल जाता है, अब इतना सब झेलने के बाद 9 महीने अपने पेट में रखने के बाद अगर निकलने के बाद बेबी हाथ में आने के किसी ने बोला ना कि आशु जैसे लग रही है, तो मेरी एक डॉक्टर जो मेरे कान के पास आके बोलती है अच्छा आपको कौन सा गाना पसंद है, तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी एक्चुअली इंजॉय करी है। मैं अभी एक्चुअली एक टाइम पे काफ़ी ब्रेकडाउन हो गई थी, करने के बाद बोलती है कि तो सिर्फ 2% है, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई कि ये Hi you beautiful people, welcome to my channel. My name is Garima Singh. I make videos on lifestyle, beauty, fashion and health. And अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरा नाम जो आपको पता चल चुका है, और मैं क्या करती हूँ, मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ जो L&D डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। अभी मैं अपनी मैटरनिटी लीव में हूँ एंड इन्जॉय कर रही हूँ अपनी मैटरनिटी लीव। एंड इन्जॉय तो क्या, बच्चे का ध्यान रख रही हूँ, अपना भी ध्यान रख रही हूँ, बिकॉज आपकी बॉडी बहुत चेंज हो जाती है आफ्टर बर्थ। एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है, एंड मैं आपसे अपना पूरा लेबर एक्सपीरियंसेस, हाउ अ वुमेन बॉडी चेंजेस, माइंड चेंजेस, वुमेन्स लाइफ चेंजेस, एंड इन अ गुड वे, नॉट ओनली अ बैड वे। सब लोग बोलते हैं इन अ बैड वे, बट आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ें भी आप फील करते हो और आपकी लाइफ बहुत अच्छी तरह से भी चेंज होती है, और जो चीज़ें आप फील करते हो जो अच्छी नहीं होती है वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। मेरा जो लेबर एक्सपीरियंस है, मैं आपसे 1 to 1 एक इमोशनल कनेक्ट करना चाहती हूँ। मैं आपसे जितनी भी औरतें हैं वहाँ पे जो मुझे देख रही हैं, अभी मुझे सुन रही हैं, एंड मैं अपना लेबर कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, मैंने क्या फील किया, मेरा लेबर डे में क्या एक्सपीरियंस था, हॉस्पिटल ये वो जो भी था, सब एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करने वाली हूँ। एंड इट वॉज़ अ वंडरफुल जर्नी, एंड आई वुड से दैट कि मैं ये बोल सकती हूँ दिल से कि मैंने अपना डिलीवरी इन्जॉय किया, मैंने अपना बेबी का बर्थ इन्जॉय किया। वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क था, वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था दैट आई शुड इन्जॉय माई बेबी बर्थ। मे शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, माई लेबर एक्सपीरियंस विद यू, एंड मेरा लेबर डे और लेबर के बाद का क्या एक्सपीरियंस रहा। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरा जो चैनल है आप सब्सक्राइब करिए, तो आपको ऐसे ही मेरे वीडियोज़ मिलते रहेंगे और कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो लेट मी जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। सो गाइज, मेरा लेबर जो डिलीवरी जो डेट था वो था 4 दिसंबर। मेरे डॉक्टर ने ये कह दिया था कि अगर टाइम पे आपका बेबी का लेबर आपको ऑटोमेटिकली जो नेचुरल लेबर नहीं आ रहा है तो आपका लेबर इंड्यूस करना पड़ेगा। एंड आई वॉज कम्प्लीटली ओके विद इट। ड्यूरिंग होल माई प्रेगनेंसी आपका मैंने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर किए हैं, और 3rd ट्राइमेस्टर का भी वीडियो आ जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने बनाया नहीं, मैंने सारे मोमेंट्स कैप्चर किए, बट 3rd ट्राइमेस्टर का उस वक्त आपको पता है 3rd ट्राइमेस्टर कितना टफ होता है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई 3rd ट्राइमेस्टर का व्लॉग, तो मैं आपको शेयर करूंगी। बट लेट मी जस्ट फर्स्ट शेयर माई लेबर एक्सपीरियंस। एंड उन्होंने बोला था कि अगर आपका 4th या 5th दिसंबर तक आपका लेबर नहीं आता है नेचुरली, बिकॉज मेरा बेबी काफ़ी हेल्दी थी, मेरी किया काफ़ी हेल्दी थी। आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं इंस्टाग्राम वगैरह में तो आपको पता है मेरा काफ़ी बिग टमी था, एंड 3.3 kg की वो ऑलरेडी थी। और उन्होंने बोला था कि अगर 3.5 के ऊपर होगा तो ऑफकोर्स नॉर्मल डिलीवरी में ही टफ होती है, तो वी विल इंड्यूस द लेबर। सो हमने वेट किया। फिर हम लोगों को एक्चुअली लगा कि ठीक है वेट करते हैं, लेट्स सी, नेचुरली चीज़ें हो तो अच्छा है। तो फिर हम लोगों को 7th मुझे अभी तक याद है, रात के आई थिंक 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे, एंड मुझे लेबर इंड्यूस हुआ। मुझे मुझे पेन होना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा। तो मैंने आशु को बोला कि मेरे को पेन हो रहा है आशु, एंड व्हाट शुड आई डू। तो आशु ने बोला लेट्स वेट फॉर अ वाइल, बिकॉज फॉल्स लेबर भी हो सकता है, बिकॉज फॉल्स लेबर भी क्या होता है, आता है या फिर चला जाता है अगर आप। लेकिन जो लेबर जो एक्चुअली जो लेबर होता है वो हर
कुछ मिनट्स में या कुछ फ्रीक्वेंसी में बार बार आता रहता है, मतलब वो एक्चुअल लेबर है, मतलब आपको आपका बढ़ रहा है पेन, और मतलब हर एक गैप में, मतलब कुछ सेकेंड्स के गैप में, कुछ मिनट के गैप में वो कंटिन्यूसली हो रहा है, मतलब इट्स अ लेबर। आपको लेबर पेन आ रहा है एंड योर बेबी इज अबाउट टू कम, इसका मतलब ये होता है। देन मेरा पेन होता रहा। देन हमने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर ने हमें बोला कि कम टू हॉस्पिटल। सो हमने बहुत ही हॉस्पिटल जो है हमने बहुत सोच समझ के चूज़ किया था कि चलो थोड़ा पैसा खर्च होगा तो ठीक है, लेकिन मैं और मेरा बेबी सेफ होना चाहिए। सो मैं पुणे में रहती हूँ, तो पुणे में औंध में मैंने अंकुरा हॉस्पिटल चूज़ किया था, और मेरी शर्त एक ही थी सारे हॉस्पिटल जब भी मैं सर्च कर रही थी कि मुझे मेरा पति OT में चाहिए या लेबर रूम में चाहिए। आई विल नॉट गोइंग टू गिव माई बर्थ विदाउट माई हस्बैंड। ये मेरी चॉइस थी एंड आशु की भी थी, बिकॉज आपकी लाइफ में इतना बड़ा मोमेंट आ रहा है एंड आप चाहोगे कि आप दोनों मिलके इसको इंजॉय करो, अपने बेबी को साथ में देखो, उसकी फर्स्ट क्राई सुनो, वो जो फीलिंग होती है, और एक दूसरे को जब देखोगे तो आपको लगेगा कि ओके व्हाट मैजिकल थिंग यू हैव क्रिएटेड। तो मुझे ऐसा था कि मुझे बर्थ बेबी को देना है, वो मेरे हस्बैंड के साथ देना है, अकेले नहीं देना। तो अंकुरा में ऐसा था कि हाँ चलो, दे विल अलाउ आशु इन टू द रूम, लेबर रूम हो जाए या फिर C सेक्शन हो रहा है तो OT में ज़रूर आने देंगे। तो ये हमने हॉस्पिटल चूज़ किया था एंड हम लोग हॉस्पिटल गए, तो ड्राइव करते हुए गए। मेरे को मतलब पूरे रास्ते में भी पेन हो रहा था, काफ़ी बढ़ रहा था पेन। एंड देन शायद हम 10 बजे तक पहुँचे होंगे, और वहाँ पे मुझे उन्होंने इमरजेंसी रूम में रखा, चेक किया काफ़ी चीज़ें उन्होंने, मेरी सारे वीडियोज़ मैंने ले रखे हैं। मैं सारे क्लिप्स आपसे जब मैं सब चीज़ें शेयर करूँगी ना, अभी मैं 1 to 1 आपसे शेयर कर रही हूँ एक्सपीरियंस, इसके बाद मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी मेरे लेबर का। मैंने सारे थोड़े थोड़े कैप्चर किए हैं जितना मुझे मिल पाया या आशु को मिल पाया। मैंने आशु को बोला था कि प्लीज़ हर एक मोमेंट कैप्चर करना है, मेरी बेबी कब इस लाइफ में आई, इस दुनिया में आई, वो मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। तो सारी वीडियोस तो मैंने दिखाऊंगी क्योंकि कुछ पर्सनल है फॉर मी एंड आशु, इट्स वेरी पर्सनल। बट या ऑफकोर्स मैं पूरा एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से मिले, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस है, कैसे हील हुई, क्या हुआ, सब कुछ मैंने कैप्चर किया है, आशु ने कैप्चर किया है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, फिर उसके बाद सीधे फिर हम लोग को ने रूम दिया, हमने सूट लिया हुआ था अच्छा खासा, मतलब हॉस्पिटल तो कम होटल ही ज़्यादा लग रहा था। अगर मैंने वीडियो कैप्चर किया था तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एंड वहाँ पे गए, रूम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कोजी कंफर्टेबल, पिंक था वो रूम पूरा। तो मुझे पहले से आइडिया आ गया था कि क्या बेबी गर्ल होने वाली है। सो मैं को ऐसा था। इन गाइज उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मेरा ना जब से मैंने होश संभाला होगा या मैंने जब से बेबी प्लान किया होगा ना, मुझे हमेशा से एक बेबी गर्ल चाहिए थी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बेबी बॉय नहीं चाहिए था। ऑफकोर्स कोई भी भगवान कुछ भी दे, वो सारा एक्सेप्ट था मुझे, बट मेरा हमेशा था कि यार बेबी गर्ल होगी तो दैट विल बी, आई विल बी इन क्लाउड 9 ऐसे टाइप, एंड आई विल get the best friend for life, and we can share, we can gossip. I don't know why I always wanted a girl. मुझे एक बेबी गर्ल चाहिए थी जिसके साथ ना मैं पूरी लाइफ बहुत ऑसम तरह से बिताऊँ, एंड वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं हम लोग ड्रेस पहने अच्छे डांस करे, मैचिंग कोऑर्डिनेट करे ड्रेसेस, एंड यार लड़कियां बेस्ट होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए थी, नाशु को भी चाहिए थी। तो हम हमेशा से यही प्रे करते थे, प्लीज़ भोलेनाथ हमको प्लीज़ बेबी गर्ल दे दीजिएगा, उन्होंने दे दी। सो आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग टू यू। ओके, सो उन लोगों ने लेबर इंड्यूस किया आफ्टर सम टाइम, एंड भाई उसमें जो पेन होता है, आई कांट टेल यू, आई मीन इट वॉज वेरी पेनफुल। मैं इतनी ज़ोर से रो रही थी, एंड वो जो पेन होता है, आई कैन जस्ट एक्सप्लेन यू, इतना ज़्यादा पेन था कि मैं इतना रोने लग गई थी, एंड सब लोग को लगा था क्या ही हो रहा है। एंड पता है आपको एक मजाक की बात बताऊँ, जब वो इंड्यूस किया पेन, वो वजाइना में हाथ डाल के वो कुछ तो जेल लगाते हैं एंड वो इंड्यूस करते हैं ताकि नेचुरल लेबर आए, एंड उसके बाद डॉक्टर करने के बाद बोलती है कि तो सिर्फ 2% है, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई कि ये इतना 2% में इतना पेन हो रहा है, तो जब डिलीवरी होगी या बच्चा जब आएगा एक्चुअली में, और जब पेन एक्चुअल लेबर होगा तो मेरा क्या हाल होने वाला है, मतलब मुझे ऐसा हो गया था। बट उनने 2 बार लेबर इंड्यूस किया और मुझे नहीं आया पेन। और एक्चुअली मैं आपको
आगे जाने से पहले एक चीज़ अपनी माइंडसेट की बात ज़रूर बता दूँ। मेरे को ऐसा लगता है नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, एवरीथिंग इज़ ओके अंटिल अ मदर एंड दी चाइल्ड इज़ सेफ, मुझे ये लगता है। तो मेरा माइंडसेट पहले ही दोनों चीज़ के लिए ओके था। तो मैंने एपिड्यूरल नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर करी थी, एंड जब सी सेक्शन भी मेरे लिए ओके था। बस मेरे लिए ये था कि डॉक्टर को मैंने बोला था कि जहाँ तक मेरे और बच्चे की सेफ्टी के बारे में है वो आप पहले बताइएगा, बाकी तो मुझे सब चलेगा। आजकल लोग प्रेफर करते हैं सी सेक्शन डेट्स के साथ और सब कुछ, तो मतलब मेरे लिए सी सेक्शन भी ओके था। और आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि इतनी जल्दी मैं हील हो गई, मैं मतलब 5वें दिन में तो चलने फिरने लग गई थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टिचेस हर चीज़ में आते हैं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी भी करा रहे हो तो आपके वजाइना में स्टिचेस आते हैं। डिपेंड्स कि आपके बेबी का हेड कितना बड़ा है, तो उसमें भी बहुत पेन होता है। इट टेक्स टाइम फॉर यू टू हील। एंड कभी कभी तो इतने स्टिचेस आते हैं कि लोगों को हील होने में बहुत टाइम लगता है, या फॉर एवर पेन रहता है वहाँ पे। और अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है, स्टिचेस वहाँ पे भी आते हैं। डिपेंड्स कि आपको, देखो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट, मेरा कहने का मतलब ये है कि हील आपको दोनों में ही होना है, और अगर कोई इशू आएगा तो दोनों में ही हो सकता है। बट द प्रॉब्लम, द थिंग इज़ हेयर कि आप अपना कितना केयर करते हो। उसके बाद बहुत ज़रूरी है केयर, आपकी बॉडी की केयर और आपकी हेल्थ की केयर, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एक बच्चे को जन्म देना, बर्थ देना कोई मजाक की बात नहीं है। आपके खाने पीने में, चलने उठने बैठने में, आपकी हर एक चीज़ का, आपकी मानसिक जो हेल्थ होती है, आपकी जो आपका दिमाग का भी एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। आप कम स्ट्रेस्ड हों, आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हों, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आफ्टर डिलीवरी, बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज आपको भी पता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, लड़कियां जो है डिप्रेशन में चली जाती है बिकॉज आसपास के लोग सपोर्टिव नहीं होते। क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। डिलीवरी की एकदम से सब कुछ, एकदम से सडन सब कुछ हो रहा है। डिलीवरी हो रही है, बेबी आ गया है, बेबी इज़ क्राइंग इन एवरी 1 or 2 hours फॉर द फीड, और आपके ब्रेस्ट मिल्क से मिल्क निकलने में टाइम निकल लगता है। आपके ब्रेस्ट कभी कभी ब्लीड भी करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करने के टाइम पे, क्योंकि वो मिल्क निकलने में भी टाइम लगता है, तुरंत नहीं मिल्क आता है। एंड जब आपका बेबी हंग्री होता है तो इट गिव्स यू स्ट्रेस। इसमें आसपास के लोगों का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस में होती है उस वक्त। आपके स्टिचेस आए हैं या तो वजाइना में या तो पेट में, जैसे भी डिलीवरी हुई है, तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। एवरी 2 hours में आप न्यूबॉर्न को अपने फीड कर रहे हो। बहुत सारे दिमाग में चल रहा होता है कि आप अपनी बॉडी इमेज को भी डाउट करते हो कि मैं कैसी हो गई हूँ, नथिंग इज़ वर्किंग आउट। तो मेरे हिसाब से मैं काफ़ी मैंने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखा हुआ था, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं भी एक्चुअली एक टाइम पे काफ़ी ब्रेकडाउन हो गई थी, वो मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स गेट बैक। तो उन्हें मेरा लेबर इंड्यूस किया एंड नहीं हुआ, तो फिर मुझे सीधे बोला कि लेट्स गो टू OT, आपका सी सेक्शन करेंगे। एंड आई वॉज कम्प्लीटली ओके विद दैट। एंड मैंने बोला चलो चलते हैं। एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड थी टू सी माई बेबी। थोड़ा डर भी लग रहा था, मैं बोलूँगी लेकिन अपने आप को कि मैं पैट करूँगी अपने आप को कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पे। एंड सब लोग बोल भी रहे थे कि यार तुम अपना ऑपरेशन कराने जा रहे हो, तुम्हारा पेट काटने वाले हैं। तुमने काफ़ी मतलब नॉर्मली ट्रीट किया उस चीज़ को। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी एक्चुअली इंजॉय करी है, मतलब एक्चुअली इंजॉय करी है। मैं आपको क्लिप्स में दिखाऊँगी भी कि मैं आराम से जा रही हूँ, सब मुझे बाय बाय कर रहे हैं। फिर OT में आशु आता है, मुझे मेरी मुझे एनेस्थीसिया देते हैं पीछे, और मैंने पूरा बॉडी इसके नीचे पूरा का पूरा नम हो जाता है, कुछ फील नहीं होता। वो ऑपरेशन चल रहा है और एक तरफ से मेरी एक डॉक्टर जो मेरे कान के पास आके बोलती है, अच्छा आपको कौन सा गाना पसंद है? तो मैंने बोला कि यार अभी तो हनुमान चालीसा ही बजा दो, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने पूरी प्रेगनेंसी में हनुमान चालीसा सुनी है, तो उन्हें हनुमान चालीसा, ऐसा लग ही नहीं था ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ गाना बज रहा है हनुमान चालीसा। मुझसे अच्छे से बात करी। आशु मुझे बार बार बोल रहा है स्माइल स्माइल। मैंने बोला क्या स्माइल, ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे, पेट फाट रहा है मेरा। पर दिमाग में सब चल रहा था। पर सबने, आसपास वाले सब इतने OT में इतने सपोर्टिव थे। एंड द मोमेंट केम। एंड जब मैंने किया कि फर्स्ट क्राई सुना, सबसे पहले आशु ने उसको देखा था निकलते हुए फ्रॉम माई स्टमक। एंड उसने वो मोमेंट कैप्चर भी किया है, बट मैं वो नहीं दिखाऊंगी, इट्स टू पर्सनल फॉर मी। और मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई, मतलब आई हैड स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी। मैं इतना रोने लगी उसको सुनते ही। एंड देन
मैं आशु से पूछ रहा हूँ किसकी जैसी, तो तेरी जैसी ऐसे करके मैंने आशु को बोला था कि इतना सब झेलने के बाद 9 महीने अपने पेट में रखने के बाद अगर निकलने के बाद बेबी हाथ में आने के किसी ने बोला ना कि आशु जैसे लग रही है तो मेरे को बड़ा वो फील होगी, इमोशनल हो जाऊंगी, रो दूंगी मैं कि मेरा बेबी मेरे जैसे लग ही नहीं रहा। बट इवेंचुअली वो मेरे जैसी लगती है, शी लुक्स लाइक मी, माई बेबी गर्ल लुक्स लाइक मी। आशु जैसी भी लगती है, उसके लिप्स पूरे आशु जैसे हैं और पूरा फेस कट और आँखें नाक मेरे जैसी है। सो वो मिक्सचर है हम दोनों का, हमारे प्यार का मिक्सचर है वो। एंड बट अगर ओवरऑल उसे देखो तो मेरी जैसी लगती है देखने में ऐसे, अभी तक तो आगे चेंज हो जाए शक्ल तो पता नहीं। एंड जैसे फर्स्ट क्राई सुनी, वी बोथ वर वेरी इमोशनल, वेरी 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 इमोशनल। और उसको मेरे पास लेके आए, वो मैं दिखा सकती हूँ क्योंकि इसमें फेस नहीं दिख रहा। एंड मैं रो रही हूँ। मतलब मेरे को लाइफ में ऐसा लग रहा था कि मुझे लाइफ में जो चाहिए था, भगवान ने मेरी मतलब जो प्रार्थना जो है, मेरी जो विश है पूरी कर दी। मतलब होता है ना, आप एक ड्रीम देखते हो कि मुझे ये मिल जाए, काश मुझे मिल जाए, और जब आपको मिल जाता है। और मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। तो मुझे पता नहीं था वो खुशी का टिका। मैं तो इतनी खुशी मैंने लाइफ में कभी भी फील नहीं करी, इतना हैप्पीनेस, इतना अंदर से वो प्यार जो होता है, आपके मदरहुड जाग जाता है। मुझे भी नहीं पता था मैं ऐसी हो जाऊंगी। एंड मैं बता नहीं सकती कितना खुश थी मैं, इतनी सुंदर बेटी देख के मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। मैं रोई जा रही हूँ, मैं रो ही रही थी पूरा आफ्टर डिलीवरी। फिर वो लेके गए ओटी से मुझे, फिर वो लेबर रूम में मुझे मतलब उनने स्किन टू स्किन उसके बाद मुझे दिया ही। फिर वो मेरे चेस्ट में 1 घंटे तक रेडी रही आफ्टर ऑपरेशन। एंड वो लेबर रूम में मुझे लेके गए और मैं रो ही रही हूँ, वो मेरे चेस्ट में लेटी है, जस्ट मैं रो रही हूँ। मतलब खुशी के आंसू थे वो। एंड देन सब मुझे देखने आए, सब ने देखा किया को। एंड इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग थी वो। एंड गाइज मैं जस्ट आपको ये बोलना चाहूँगी कि नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, आपको अपनी डिलीवरी इंजॉय करने के बारे में सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ कितना क्या होगा ये वो। मैंने इंजॉय किया है, मैंने अपनी डिलीवरी इंजॉय की है। बट हाँ, आफ्टर जब डिलीवरी हो गई उसके बाद कुछ चैलेंजेस थे, एटलीस्ट फॉर 4 to 5 days। 4 days तो थे भाई। मतलब आपके स्टिचेस पेन हो रहे हैं, आपको फीड करना है न्यू बॉर्न बेबी को, एंड एवरी 2 hours वो रो रही है। आप नए जस्ट मदर बने हो, पेरेंट्स बने हो, आपको पता ही नहीं है कैसे डील करना है। पर वहाँ के जो स्टाफ था अंकुरा हॉस्पिटल का, ऑल द नर्सेज डॉक्टर्स वो वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी सपोर्टिव। वो पूरा सब बता रहे थे कैसे क्या करना है, एंड पूरा फीडिंग में भी हेल्प कर रहे थे। और क्या होता है ना, जब आपका सी सेक्शन होता है तो आपको लेटे पिनाना होता है, आप कभी उठ नहीं पाते। चौथे दिन से आप उठ पाते हो, चौथे 5वें दिन से। फिर मुझे सुबह उन्होंने बोल दिया था ऑपरेशन के बाद ही अगले दिन से वॉक करो। तो मैं सुबह उठ के वॉक करती थी दिन में। फिर मैंने 2 बार 3-4 बार उठ के वॉक करना शुरू किया। बहुत पेन होता था, वो वीडियोज़ भी मैंने क्लिक कर रखे हैं। मतलब मैं लिटरली रो रही हूँ इन पेन, बट इट वॉज वर्थ इट। बट या पेनफुल था, एग्जॉस्टिंग था, नींद पूरी नहीं हो रही। एक बच्चा लाइफ में है, उसको कंफर्ट देना है, उसका केयर करना है, आपकी प्रायोरिटी अभी वो है इस वक्त, एंड वो सेफ है। एंड आपके लिए एग्जॉस्टिंग होता है 1 हफ्ता तो 1 महीना। उसके बाद अगर आपके पास आसपास सपोर्टिव लोग हैं तो आपके लिए और ईजी हो जाता है। बट वो 1 हफ्ता काफ़ी टफ रहता है, एकदम से सब चीज़ें होती हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पार्टनर इस वक्त आपको समझे, कोई समझे ना समझे, आपका पार्टनर जो आपका हस्बैंड है वो आपको समझे। आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बहुत हार्मोन्स चेंज होते हैं, आप बहुत ओवरवेल्म हो जाते हो विद मैनी थिंग्स, मैनी चेंजेस इन लाइफ, बीट एवरीथिंग। सो इट वॉज लाइक, और मैं सारे क्लिप्स मैंने रखे हैं तो मैं आपसे सब क्लिप्स शेयर करती हूँ। इट वॉज अमेजिंग फीलिंग गाइज, आई वुड से दैट कि बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी वो। पूरा 7 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक। उसके बाद फिर हम 4 दिन हॉस्पिटल में रहे। चौथे दिन हम लोग गए हैं 11 दिसंबर को हम हॉस्पिटल से वापस गए हैं और घर पे हम अपनी किया का वेलकम किया है हम लोगों ने। बट वो 4 दिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग थे, बट विद सपोर्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज, बिकॉज वो नर्सेज उस हॉस्पिटल में, मैं अंकुरा हॉस्पिटल जो भी पुणे में रिकमेंड करूँगी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हॉस्पिटल है। एंड सबसे पहले वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी एंड सी सेक्शन के प्राइजेस सेम हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग सी सेक्शन कराने के चक्कर में नॉर्मल नहीं करेंगे। प्राइजेस सबके सेम है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू क्या सिचुएशन है, कैसी है, उस तरह से ऑपरेशन मतलब उस तरह से डिलीवरी होती है।
एंड मैं काफ़ी अच्छे से हील हो गई आफ्टर माई सी सेक्शन। लोग बहुत बड़ा इशू बना देते हैं सी सेक्शन को, बहुत बड़ा इशू बना देते हैं लोग सी सेक्शन को, कि सी सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो गया। अरे भाई, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है, अगर आप अपना केयर करोगे अच्छे से, चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, आप अच्छे हेल्दी रहोगे। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद भी अगर आप नहीं केयर करोगे अपनी बॉडी का, बिकॉज बहुत एनर्जी जाती है, बहुत ब्लड रिलीज होता है, नहीं करोगे तो ऑफकोर्स आप बीमार पड़ोगे, आपकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाएगी, आपको बैक एक इशूज़ हो जाएंगे, आपके वाइटामिन की कमी हो जाएगी। तो केयर तो आपको दोनों में करनी है, चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, एज सिंपल एज दैट। तो बहुत सारे लोगों को नॉर्मल डिलीवरी में कितने इशूज़ हो जाते हैं इन दियर प्राइवेट पार्ट, और कितने सारा वो क्या बोलते हैं उसको, पाइल्स वगैरह के इशू हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद, बहुत सारी औरतों को हो जाता है। तो देखो, प्रो एंड, मेरा कहने का बस इतना मतलब, प्रोज एंड कॉन्स ना सब चीज़ के में है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो। पहली बात, आप अपनी, हर एक डिलीवरी डिफरेंट होती है, हर एक इंसान की चॉइसेस अलग होती हैं, माइंडसेट अलग होता है, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते कि यही सही है कि यही गलत है, या ये गलत है और ये सही है। सबके प्रेफरेंसेस अलग है, सबकी बॉडी अलग है, सबका माइंडसेट अलग है। आप जो प्रेफर करना चाहोगे, भगवान के हाथ पे भी कुछ चीज़ें होती हैं, आप चाहोगे कुछ और होता कुछ और है। सो ये भी चीज़ होता है। तो मेरे को लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि कुछ भी बुरा नहीं है, नॉर्मल भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, और सी सेक्शन भी बुरा नहीं है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप अपना कितना आफ्टर बर्थ ध्यान रखते हो। वो केयर बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट फॉर 40 डेज़ आपको और आपकी बेबी को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। फर्स्ट 15 डेज़ तो बहुत ही ज़्यादा, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, वो सब आप कितना, और सबसे ज़्यादा आप और आपकी बेबी को रेस्ट बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी विच इज़ वेरी सेंसिटिव, दैट आप हर किसी के साथ कंफर्टेबल भी नहीं होते आफ्टर डिलीवरी, बिकॉज आपको ब्रेस्ट फीड करना है। सबसे ज़्यादा आप या तो अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल होगे, या ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी मदर के सामने होंगे, बिकॉज बचपन से आपको उनने देखा है। आप नहीं हो पाते हैं कंफर्टेबल यार, आप नहीं, सबका अपना अपना होता है, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, मतलब टू ब्रेस्ट फीड इन फ्रंट ऑफ एनी वन। तो वो चीज़ रहती है। एंड बहुत सारे एंग्जाइटीज़ हो रहे होते हैं दिमाग में कि मिल्क नहीं निकल रहा है, मिल्क कैसे निकलेगा, क्योंकि पहली बार आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, मिल्क अच्छे से आने में भी टाइम लगता है। इफ़ ये भी लगता है कि बच्चा भूखा तो नहीं है, बच्चे को अच्छे से मिल्क मिल जाए। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको आसपास का सपोर्ट कैसा है, लोग आपको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और हर किसी की पेरेंटिंग स्टाइल अलग होती है। आज से 30 साल या 40 साल पहले जिस तरह से लोग अपने बच्चों को पालते थे, लेकिन आज से 30 से 40 साल बाद बच्चों को पालने का तरीका बदल गया है पेरेंट्स का, और वो कोई गलत चीज़ नहीं है। और ये हर किसी को समझने की बहुत ज़रूरत है कि टाइम जब बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, लोगों को चीज़ें करने का तरीका बदलता है। आज जो 30 से 30 साल पहले जिस तरह से बच्चों को पाला जाता था, जब इतना सब चेंज हो गया है, तो बच्चों को पालने का तरीका भी चेंज हो गया है। और अपने बच्चे को सबसे बेस्ट क्या दिया जाए, उस एक माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं सोच सकता। हमेशा माँ बाप चाहेंगे कि उसका बच्चा सेफ़ हो, खुश हो। तो हमेशा एक और मदर का जो इंस्टिंक्ट होता है ना अंदर से, बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, वो एकदम से आ जाती। मदरली जो इंस्टिंक्ट होती है ना, वो नेचुरल होती है कि आपके बच्चा किस चीज़ से सेफ़ है, किस चीज़ से सेफ़ नहीं है, उसको क्या फ़ील हो रहा है, आपको ऑटोमेटिकली फ़ील होने लग जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं आफ्टर बर्थ। आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं, बॉडी एकदम से, आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो, तो ऐसा एक्सेप्ट करने में भी कभी कभी लोगों को टाइम लगता है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम से आती है ना, और वो एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे ही आता है। तो इट्स कम्प्लीटली ओके नॉट टू फील ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि उस एक तरफ आप बहुत खुश हो, एक तरफ आप मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो। और बहुत डिपेंड भी करता है कि आपके आसपास के लोग कितना अंडरस्टैंडिंग है, कि आपको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत आपकी चीज़ों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, या अपनी चलाए जा रहे हैं कि यही सही है, यही सही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं यार, और माँ बाप अपने डॉक्टर से पूछ के सब चीज़ों को करेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े लोगों को लगता है कि हमारा तरीका ही सही था, हमने तो बच्चे पाल दिए। आपने बहुत अच्छे से बच्चे पाले, बट आपके हमारा जो बच्चा है वो भी हम ऑफकोर्स हम पे भरोसा रखिए अच्छे से ही पालेंगे। चीज़ें बदली हैं, चीज़ें हुई हैं, बट हमेशा एक डॉक्टर के कंसल्ट से करना बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपने एल्डर्स से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले होती थी जो वो सही नहीं थी, और जो बेबी के लिए सेफ़ नहीं थी, लेकिन आज वो डॉक्टर्स मना करते हैं करने के लिए। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं
है जिसे आपको मैनेज करना पड़ता है विद एवरीवन। हर कोई बेबी के बारे में अच्छा ही सोचेगा अपने माइंडसेट के हिसाब से, आप पे डिपेंड करता है। पेरेंट्स का मेन होता है कि वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके क्या चीज़ें सही करें और क्या करें क्या ना करें बेबी के लिए, क्योंकि आप भी नए माँ बाप हो, आपको भी हर एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है कि क्या सेफ़ है क्या सेफ़ नहीं है। तो अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव होना, अपने बच्चे के लिए केयरिंग होना कोई गलत बात नहीं होती है। आप हमेशा चाहोगे कि आपका बच्चा सेफ़ है, चाहे आपको किसी से भी आर्ग्यू करना पड़े या बात माननी पड़े। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं जो हमारे माँ बाप ने के ज़माने में होती थी, तो वो आप ज़रूर माने। लेकिन आपको कहीं लगता है कि यार ये चीज़ मैं अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकती बिकॉज डॉक्टर मना कर रहे हैं और आपके बड़े बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो सही है, तो ऑफकोर्स आई वुड सजेस्ट कि लिसन टू योर डॉक्टर। ऑफकोर्स डॉक्टर नोज बेटर, उसने डिग्री लेके वो ऐसे ही नहीं बैठा है, उसको पता है, पेडिट्रिशियन को पता है कि बच्चे के लिए क्या सेफ़ है। सो गाइज मैंने आपका अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया एंड लेट मी शो यू द क्लिप्स जो भी मैंने 7 दिसंबर से लेके अभी तक आफ्टर डिलीवरी शेयर किए थे। सो लेट मी शो यू दैट।